हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऐसे में जो यूजीसी की तरफ से ड्राफ्ट आया है 2025 वाला, अभी जो रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है, इसमें दो ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो आज की इस वीडियो में जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है इस चीज़ को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट लाया गया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ड्रैकोनियन है, मतलब कठोर है, डरावना है। अब गाइस देखो, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी जो कि बहुत गलत हो जाएगी अगर ये आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज कि रिमूवल ऑफ 10% सीलिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसरशिप, ओपनिंग द गेट्स फॉर द लार्ज स्केल कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। अभी तक क्या था, 10% की सीलिंग लगी हुई थी। अगर 100 प्रोफेसर हैं तो उसमें 10 प्रोफेसर ही ऐसे होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। तो यहाँ पर लिमिट लगा रखी थी कि 10% ही ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे होंगे, बाकी 90 जो होंगे वो परमानेंट होनी चाहिए। अब क्या है, ये जो 10% की सीलिंग थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर जो हैं, अब अगर ये 10% वाली सीलिंग हट जाती है तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उस 100 में से जब सीलिंग ही नहीं है, जब लिमिट ही नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर रखने की, तो उस केस में कितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर रख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को। तो ऐसे में जो परमानेंट वैकेंसीज आती हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, एक तो वो आनी कम हो जाएंगी। एक तो ऑलरेडी काफ़ी कम आती हैं, आप सभी को पता है कि हायर एजुकेशन में वैकेंसीज कम रहती हैं, लेकिन ऑलरेडी कम आती हैं। और इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस पे नौकरियां होती हैं टीचिंग की, वो अगर सीलिंग ही खत्म कर दी जाएगी तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो वैकेंसीज आ रही हैं रेगुलर वैकेंसीज वाली, जो पोस्ट निकलती है वो भी निकलनी बंद हो जाएंगी। फिर तो कॉन्ट्रेक्चुअल ही टीचिंग हो रहेगी और फिर जो कि बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी के लिए। इनफैक्ट जो भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़े लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। इसके अलावा मुझे दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो लगी वीसी, जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। अभी तक जो ड्राफ्ट चला, जो रेगुलेशन चल रहे थे 2018 वाले चल रहे थे, उसमें दो ही कैटेगरी थी जिनको वीसी अपॉइंट किया जा सकता था। एक तो कैटेगरी थी कि मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर दूसरी कैटेगरी थी सीनियर लेवल इन रेप्यूटेड रिसर्च और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी रिसर्च एंड एकेडमिक से रिलेटेड था। ये दो कैटेगरी थी, इनमें से ही अगर आपको मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वीसी पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर 2025 वाले रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो ड्राफ्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग एक थर्ड कैटेगरी भी लाई गई है। ये दो तो रहेंगी प्लस थर्ड कैटेगरी और लाएगी, दैट इज विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट ए सीनियर लेवल इन इंडस्ट्री। अब देखो, इंडस्ट्री के लोग अगर आ गए ना, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इस तरह की, या जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं और वर्किंग रहता है इनका, तो अगर इस तरह के सीनियर लोग आ जाते हैं 10 ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एकेडमिक फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं पिछले लास्ट कुछ ईयर से, तो ऐसे में उनको एकेडमिक्स का इतना ज्ञान नहीं होगा और उस तरह के जो डिसीजन हैं, जो पॉलिसीज हैं यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को लेकर के, वो उस लेवल की नहीं बना पाएंगे जो कि एक एकेडमिशियन बना सकता था। प्रोफेसर अगर आप हायर एजुकेशन में रहते हो, पढ़ाते हो, तो आप बहुत ही इन डेप्थ पता चल पाता है आपको कि उस जॉब के बारे में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोफेसर टीचिंग करियर को लेकर के आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की, जब आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। तो उसी सिस्टम से अगर कोई बंदा बनता है वीसी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि उसको पता है उस सिस्टम के बारे में कि फंक्शनिंग कैसे होती है सिस्टम की, और वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। लेकिन इस फंक्शन के बाहर से अगर कोई आता है, कोई दूसरा फंक्शन जो कि इंडस्ट्री का है, वहां से अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है एज ए वीसी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतना एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा, चीज़ें रह पाएंगी एज ए कॉलेज, एज ए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे। अब ये देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब, अगर आपकी कोई बैंक है, सपोज करो एसबीआई बैंक है, अब इस एसबीआई बैंक में अगर कोई मैनेजर है या कोई सीनियर मैनेजर है, उसको उठा के आप किसी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर बना दो, तो वो क्या ही जानेगा कि एकेडमिक की फील्ड में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरीके से पूरा फंक्शन चलता है। इसको समझने में टाइम लगेगा। और अगर कोई प्रोफेसर जो ऑलरेडी पढ़ा रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वो ज़्यादा अच्छे से अवेयर होगा उस सिस्टम के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएगा उस पोस्ट पे जाकर के। और कहीं ना कहीं वो आपके
टीचिंग से रिलेटेड जो पोस्ट निकलती हैं उनको भी अफेक्ट करेगा इस तरह की जो चीज़ें होंगी। अगर इस तरह के वीसी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग जो एक सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करेंगी चीज़ें फ्यूचर में, अगर ऐसा हो जाता है तो। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर ये भी उठाया जा रहा है कि जो वीसी होंगे वो, यहाँ पर जो वीसी का अपॉइंटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट का इसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन इसको बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अब अभी जो है यहाँ पर जो गवर्नर होंगे वो अपॉइंट करेंगे। वैसे भी जो गवर्नर होते थे वही अपॉइंट करते थे, जो विजिटिंग आपके चांसलर होते हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, तो या उनकी तरफ से कोई आया हुआ पर्सन जो आपका विजिटिंग चांसलर बनता है, तो जो विजिटिंग चांसलर होता है वही अपॉइंट करता था चांसलर को और आपके वाइस चांसलर को। तो इस केस में अब इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस करने की पावर थी वीसी को अपॉइंटमेंट के टाइम पर, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है इस ड्राफ्ट के आने के बाद। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर रहा है, इस वजह से ये जो अपोजिशन है ये लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल रहे हैं इस ड्राफ्ट को, कि ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को कम कर रहा है। तो ये है, ये दो चीज़ें मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। एक तो यही आपको समझ में आ गया होगा कि जो थर्ड कैटेगरी बना दी गई कि इंडस्ट्री से उठा करके किसी को वीसी बनाया जा सकता है, और दूसरा ये अगर सीलिंग हट जाती है 10% की जो लगी है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसरशिप की, अगर ये सीलिंग हट जाती है इस रेगुलेशन के आने के बाद, फिर तो ये मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वैकेंसी निकलेंगी, परमानेंट वैकेंसीज निकलेंगी नहीं, और निकलेंगी तो बिल्कुल ना के बराबर निकलेंगी। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि टीचिंग में करियर अपना इंसान तभी बनाता है जब उसको जॉब की सिक्योरिटी होती है। अब जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाना पड़ेगा, तो कौन ही अपना करियर बनाने आएगा टीचिंग की फील्ड में। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा टैलेंट है वो भी यहाँ से हट जाएगा अपकमिंग ईयर्स में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ अच्छा टैलेंट आने वाला है, अच्छे टीचर्स आएंगे। फिर जब जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब हुआ करेंगी, तो फिर कोई क्यों ही आएगा इस तरह की पोस्ट में, है ना। तो ये एक बड़ा मुझे लगा एक एडवर्स चीज़ें लगी मुझे। बाकी आप लोग अपने जो व्यूज़ हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं, और इसके ऊपर अभी तो ड्राफ्ट आया है रेगुलर, उससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है, बट अभी फिलहाल ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग तो यही होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, तो इससे मौका आपको नहीं मिलेगा कोर्सेज में इनरोल करने का, बिकॉज अभी लोहड़ी ऑफर चल रहा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, या वो 3 मंथ का कोर्स हो, 6 मंथ हो, या 12 मंथ हो। तो एग्जाम टारगेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है कि लैंग्वेज की। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, PYQs, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाले। स्पेशल फोकस होगा रीजनिंग मैथ्स के ऊपर, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाए। कूपन कोड आपको याद रखना है LOHRI20। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस इनरोल किस तरीके से करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूज़र है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants, ताकि पता चले सभी को कि क्या चल रहा है मार्केट में, और अगर ये रेगुलेशन आ जाते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके व्यूज जो हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या कहना है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।